नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम काकी प्राणायाम की चर्चा करेंगे। काकी प्राणायाम, इसका नाम क्यों पड़ा? काकी शब्द काक से संबंधित है। काक का मतलब होता है क्रो, कौवा। इस प्राणायाम में हमारे मुख की स्थिति कौवे जैसी होती है। एक तो इसलिए इसको काकी प्राणायाम कहते हैं। दूसरा, कौवा बहुत सजग होता है, बहुत चेतना उसकी बहुत तेज होती है, बहुत सजगता होती है उसके अंदर और बहुत फुर्ती उसके अंदर होती है। इस प्राणायाम के द्वारा भी हमारे अंदर उसी तरह की चेतना और उसी तरह की फुर्ती हो जाती है, एजिलिटी हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसको काकी प्राणायाम कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि पहले देख लेते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। इसके अभ्यास में सबसे पहले आप किसी एक ध्यान या प्राणायाम के आसन में बैठ जाएं। वह आसन जो पूरी तरह से स्थिर, जिसमें आप रह सकते हो। जितनी देर आप अभ्यास करें उतनी देर बिल्कुल आप स्थिर हो जाएं, आपका शरीर कहीं हिले डुले ही नहीं, तो आप समझ लें कि आपका प्राणायाम ठीक हो रहा है। प्राणायाम में मूलतः दो ही शर्तें हैं। एक तो आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाए, जैसे कोई मूर्ति बैठी हुई है उस तरह से बाहर वाले को नजर आए, और दूसरा, आपका मन भी उतना ही स्थिर होना चाहिए। पूरी सजगता के साथ हर एक स्टेप पर आप सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे, अन्यथा प्राणायाम के अभ्यास का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इन दोनों शर्तों को आइए अब हम लोग देखते हैं और क्रियाविधि को भी देखते हैं। तो सबसे पहले किसी एक ध्यान के आसन में बैठ जाएं। बेहतर आसन सिद्धासन ही होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। जैसे हमने दोनों पैर को आगे की ओर किया, अब हम अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें या दाहिने को, किसी भी एक को मोड़ करके एड़ी को जननांगों के नीचे रखें और दूसरे पैर को इस तरह से रख लें। तो यह हमारा सिद्धासन हो गया। अब आप सिद्धासन नहीं कर सकते हैं तो अर्ध सिद्धासन कर सकते हैं, तो अर्ध सिद्धासन कर लें, इतना ही रख लें आप इस तरह से। अब मान लो आप पद्मासन करना चाहते हैं तो आप पद्मासन भी कर सकते हैं, आप इस तरह से कर लें। बिल्कुल रीढ़ गला सिर को सीधा करके बैठ जाएं। तो यह तो हमारे आसन की स्थिति हुई। लेकिन ध्यान रखें कि सुख आसन आदि में भी आप बैठ करके कर तो सकते हैं, लेकिन वह काम चलाऊ ही होता है। मूलतः सिद्धासन और पद्मासन ही होते हैं। लेकिन ना से तो बेहतर होता है कि कुछ न कुछ किया जाए, तो आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी आदि पर भी बैठ के कर सकते हैं। अगर रीढ़ में बहुत ज़्यादा समस्या है तो हमें आसनों में नीचे ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, हम विशेष परिस्थितियों में किसी भी तरह से कर लें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके अभ्यास की विधि क्या है। इसके अभ्यास में इसमें भी हम श्वास मुंह के द्वारा ही लेते हैं, और मुंह के द्वारा श्वास लेने पर ये ध्यान रखें कि जो मिली हुई हैं विशेषताएं प्रकृति की तरफ से, वे विशेषताएं इसमें नहीं होती हैं। नाक के द्वारा श्वास लेने में क्या विशेषता है, प्रकृति ने हमें कौन से लाभ दिए हैं? एक तो जो भी अंदर धूल आदि आती हैं वे यहाँ बालों में रुक जाती हैं, या अंदर जो म्यूकोशल लेयर होती है उस म्यूकस में वे चिपक जाती हैं। जो श्लेष्मा होता है उसमें चिपक जाती हैं, तो वे अंदर फेफड़ों में नहीं जा पाती हैं। लेकिन अगर मुख से आप ले रहे हैं तो सीधे फेफड़ों में जाएंगी। सारी गंदगियां जो बाहर से आ रही हैं वो सीधे फेफड़ों में जाएंगी। इसीलिए इसको बड़े शुद्ध स्थान पर करना चाहिए। दूसरा, इसमें जो वातानुकूलन का सिस्टम होता है श्वास के, जो बाहर का जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से श्वास आ रही है, प्रकृति क्या करती है कि ब्लड साइनोसाइड्स होते हैं अंदर, उनसे वह बदल देती है। टेम्परेचर को बदल करके जो टेम्परेचर हमारे फेफड़े के अनुकूल होता है उसी टेम्परेचर में वो वहाँ पर ले आती है। ये प्रकृति स्वतः ही करती है। वह सिस्टम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पर सीधे जिस तरह से आप ले रहे हो और बाकी ठंडा ही करके देती है, क्योंकि वाष्प होता है, और जब आप श्वास बाहर से लेते हो तो उन वाष्प से मिल करके वह अंदर और भी ज़्यादा ठंडा कर देता है। तो इसलिए बहुत ठंडक मिल जाती है आपके फेफड़ों को, और फेफड़े जब ठंडे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर जब श्वास के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है वो ठंडी होकर के जा रही है, तो वह ऑक्सीजन जब मिलेगी आपके खून में, रक्त में, तो वहाँ पर भी ठंडक पहुँचाएगी, सारे सेल्स और टिश्यूज़ को भी ठंडक पहुँचाएगी। तो इस तरह से यह उन लोगों के लिए जिनके शरीर में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, एसिडिटी आदि है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है।
तो आइए हम लोग अब विधि को देख लेते हैं। इसमें हम मुंह को कौवे की तरह बनाते हैं, यानी अपने जो ओठ हैं उनको गोला गोला, जैसे कौवे का गोला ओठ होता है उसी तरह से हम अपने ओठ को आगे निकाल करके इसमें गोली आकृति बना देते हैं इस तरह से। और फिर श्वास मुख से ही लेंगे। अंदर आ गई, अंदर आप रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब रोकें तो मुंह बंद करके, और फिर जब बाहर निकालें तो नासिका से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा काकी प्राणायाम है। यह प्रारंभिक स्थिति है। इस प्रारंभिक स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि श्वास आप अपने मुख को, होठों को इस तरह से गोला बना करके उससे अंदर लेंगे, लेकिन निकालना मुख से नहीं है, निकालना नासिका से ही है। लेना मुख से, निकालना नासिका से। और आप जब श्वास को अंदर रोकेंगे तो उस स्थिति में अंदर जब रोकें तो रोकते ही मुंह को बंद कर लें, और फिर जब आप बाहर निकालें तो नासिका से निकाल दें। तो इस तरह से यह हमारा काकी प्राणायाम है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका एडवांस्ड कैसे किया जाता है। जब एडवांस्ड आप करते हैं तो आप एडवांस्ड में आप इसके और रेशियो जोड़ देते हैं, अनुपात जोड़ देते हैं। धीरे धीरे आपको पूरक, कुंभक और रेचक एक अनुपात में करना है। यानी 5 सेकंड में अंदर लिया तो 5 सेकंड रोको, 5 सेकंड में बाहर निकालो, यानी 1 1 1। अब इसको आप 4 सेकंड भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप इसके एडवांस में कैसे आएंगे। पूरक तो आपका वही रहेगा, अब आप रेचक और कुंभक का समय बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे दोनों को आप डबल कर दें, पूरक का डबल कर दें, लेकिन धीरे धीरे ही करना है। आपको अचानक कहीं कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप जैसे हमारे यहाँ स्वामी स्वात्माराम ने कहा भी है कि जैसे आप सिंह को, गज को, व्याघ्र को नियंत्रण में लाते हैं धीरे धीरे, जैसे आप घोड़े को, अश्व को धीरे धीरे ही नियंत्रण में लाते हैं। ये नहीं कि पहले दिन ही आप उस पर बैठ करके अच्छी सवारी करना शुरू कर देंगे, नहीं। आप उसको रोज़ 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 जो सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 4 महीने पे उस पर थोड़ा सा बैठना शुरू करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद ज़्यादा देर बैठना शुरू करेंगे, फिर ज़्यादा दूर आप उससे यात्रा करना शुरू करेंगे। इस तरह से होता है। उसी तरह से श्वास के साथ होता है। आप धीरे 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 उसको साधेंगे और एक दिन वह इतना सध जाता है कि आपके पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। आइए अब हम लोग इसका लाभ देख लेते हैं। लाभ के लिए, चूँकि प्रशांतकारी प्राणायाम है, अंदर शीतलता देता है, तो उष्मा को दूर करता है। उन लोगों को जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, हृदय का रोग हो, हाइपर एसिडिटी हो, हाइपर थायराइडिज्म हो, इसका अभ्यास करें, बहुत लाभ होता है। लेकिन उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी अंदर कुंभक न करें, ना अंदर कुंभक ना बाहर कुंभक। वे किसी भी प्राणायाम में कुंभक का अभ्यास नहीं करें, वे केवल पूरक और रेचक का अभ्यास करें, बहुत लाभकारी होगा उनके लिए। और उन लोगों के लिए जो बहुत ही रेस्टलेस रहते हों, एंजाइटी से ग्रस्त रहते हों, उन्हें भी इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे उनकी एंजाइटी शांत होगी। आइए अब हम लोग इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। वे लोग जो बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं, इसका अभ्यास करेंगे तो और अंतर्मुखी हो जाएंगे और उनमें डिप्रेशन भी बढ़ जाएगा। जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं वे भी इसका अभ्यास न करें, उनका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि वे पहले से ही अंतर्मुखी हैं और इसके अभ्यास से और अंतर्मुखी हो जाएंगे।
वे लोग जो मोटापे से ग्रस्त हैं इसका अभ्यास न करें, क्योंकि मोटापे से ग्रस्त हैं ये मेटाबॉलिक सिस्टम को और स्लो करता है, और मोटापे वालों का मेटाबॉलिक सिस्टम पहले से ही स्लो बना रहता है, तो मोटापा और बढ़ जाएगा। वे लोग जिन्हें कफ की समस्या हो, जो कफ प्रवृत्ति के हैं, वे भी इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें, नहीं तो उनकी कफ की समस्या और बढ़ जाएगी। खांसी, जुखाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बिल्कुल इसका अभ्यास न करें वे लोग। तो इस तरह से इस प्राणायाम की ये सीमाएं हुई और ये लाभ हुए, और हम लोग इसका अभ्यास करें। योग्य मार्गदर्शन में अभ्यास करने से रिजल्ट और बेहतर होता है। तो इस तरह से इस प्राणायाम के विषय में इतना ही। अगले प्राणायाम के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।